तो एंडर्स एंटोनसन और जोनाथन क्रिस्ची इनकी मैच के बारे में कुछ चीज़ें जो हमें फोकस करनी चाहिए वो ये है। पहले तो हम शुरुआत ही करते हैं जोनाथन क्रिस्ची के बारे में। जोनाथन क्रिस्ची इनके बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें वो मैं पिछले वीडियोस कुछ थे जोनाथन क्रिस्ची के उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट इस वीडियो में वो कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग प्लेयर्स के सामने उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे उनके कोचेस बताते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग की चीज़ है कि जब भी जोनाथन क्रिस्ची उनके जितनी हाइट वाला पर्सन हो या फिर बोल सकते हैं कि उनके लेवल का कोई लेवल इन द सेंस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उनकी जैसे स्पीड हो, उनके जैसी हाइट हो, वैसा पर्सन हो जैसे एंडर्स एंटोनसन है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि उनके जैसी गेम नहीं है बट हाइट तो वही है, वैसी है इनकी, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ है शॉट्स के अंदर। तो तब वो कैसा रिएक्ट करते हैं, तब मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा देखा है कि वो ज़्यादा रिलीज़ में एंगेज करते हैं। देखो बेसिक चीज़ क्या होती है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो ना, तब आपके साथ आपके कोच बैठे हुए, ठीक है, सामने वाला प्लेयर है उनके साथ उनके कोच बैठे हुए हैं। एक चीज़ जो आपको बैक ऑफ करवा सकती है या फिर हरवा सकती है वो ये है कि जब आप खेल रहे हो ना, आपकी छोटी छोटी गलतियां होनी शुरू हो जाए। आपके सामने वाला ना, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो आपके ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स चीज़ें होती हैं, जैसे फुटवर्क होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शॉट्स करेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें होती है ऑलमोस्ट आपके 100 में से 90-95 हो चुकी होती है। जैसे नेशनल लेवल पे प्लेयर्स होते हैं वो आप गिन लो कि 50, 60, 70 के आसपास होंगे। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि 90-95 ऑलमोस्ट उनके सारी चीज़ें करेक्ट हो चुकी होती है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे आपको सामने वाला को हराना हो, आप खेल रहे हो और सामने वाला भी उसी लेवल पे खेल रहा है, तो कैसे आप उनको हरा सकते हो? तब आपको उनकी जो वीकनेसेस होती है, कहाँ पे वो अटकता है, या फिर आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ्स पे खेलने वाले में डिस्कस हम बाद में करेंगे। बट इसमें एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जैसे लिंडन और ली चोंग वे, ये दो ऐसे लेजेंड्स प्लेयर हैं। जब इनकी कोई भी मैचेस आप देख लो, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, यंग देखोगे आप, जब 2003-4 के आसपास ये लोग खेलते थे तब की बात मैं अलग कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप देखोगे ना 5-6 के बाद के 2005-6 के बाद की इनकी गेम पे देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एंगेज होते थे, वो थी रिलीज़। आप देखोगे एटलीस्ट 20-30 के आसपास इनकी रिलीज़ होती है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है वो यहीं पे मैं जोनाथन क्रिस्ची और एंडर्स के साथ मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। वो ये है कि जब आप रिलीज़ ज़्यादा करते हो ना, जैसे आपको जब तक कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये शॉट मारने से मुझे पॉइंट फुल मतलब पूरा का पूरा मिल जाने वाला है, सामने वाला इसे डिफेंड कर ही नहीं पाएगा। जैसे आपको नेट के ऊपर इतना भी थोड़ा बहुत ऊपर देखा, आप टैप मार के फिनिश करते हो, वो आपको किलिंग शॉट बोलते हैं, मतलब फिनिश शॉट है, वहाँ पे आपको पॉइंट मिल चुका है। तो जब तक वो पॉइंट आपको ना मिले तब तक रिली को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करो। ये चीज़ आप मेजॉरिटी के प्लेयर्स जो टॉप रैंक पे हैं ना, वो आपको उनको देखोगे। सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, मैन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग रैली में ज़्यादा एंगेज करते हैं, वो फिनिश करने का उतना जल्दी ट्राई नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स वो स्मैशेस मारेंगे, सारे शॉट्स होंगे, जैसे 30 शॉट्स खेल रहे हैं उसके अंदर स्मैशेस भी होंगे, ड्रॉप सब कुछ होगा। बट वो बोलते हैं ना कि ट्राई एकदम ऐसा नहीं होता कि पहले ही हो गया और मैं फिनिश कर दूँ यही शॉट्स को, ऐसे नहीं होता है। यही चीज़ जोनाथन क्रिस्ची में आप देखोगे कि जब वो उनके लेवल के मतलब हाइट के प्लेयर्स हो या फिर उनकी जैसी गेम हो वैसे प्लेयर्स के सामने आते हैं, तब वो रिलीज़ में ज़्यादा एंगेज करते हैं। ये चीज़ आपको भी हमेशा फोकस करनी चाहिए कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल कहीं पे भी खेल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला है आपके जितना ही प्लेयर है, कि जैसे आपका पावर है स्मैशिंग या फिर अटैक और सामने वाला है उसका भी अटैक है, तो आपको कुछ डिफरेंट करना ही होगा। आप डिफरेंट कब नहीं करोगे? जब आपको पता है कि सामने वाला है ना आपके सारे शॉट्स को मतलब डिफेंड कर रहा है या फिर सारे शॉट्स के कवर अप दे रहा है, आप गलतियाँ कर रहे हो, तभी ये चीज़ें हो सकती है। तो यहीं पे जोनाथन क्रिस्ची है, वो चीज़ इस चीज़ में बहुत ही बढ़िया है। आप इसीलिए देखोगे कि कभी कभार वो राउंड ऑफ 16 या 8 के अंदर ही बाहर हो जाते हैं और कभी कभार वो फाइनल्स तक भी पहुंच जाते हैं। ये थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं। मैं इनको अपने इंडिया के, जो मेरे इंडिया के प्लेयर्स हैं, मैं प्रणव एचएस से थोड़ा बहुत कंपेयर करूंगा कि उनकी भी गेम ऐसी, उन्होंने एक बार प्रणव एचएस ने विक्टर एक्सेल्सन को भाई थर्ड सेट में बहुत ही बढ़िया, अभी 1-2 महीने में शायद उसमें हरा दिया था, बट उसके बाद से अभी कंसिस्टेंसी उनकी बहुत ही डाउन जा रही है। सेम चीज़ जोनाथन क्रिस्ची के साथ भी मैंने बहुत बार देखी है। उनके जितने भी गेम प्ले देखे हैं, उनकी गेम प्ले में कोई भी आप बोल सकते हो कि कमी नहीं निकाल सकते जल्दी, और वो गिव अप भी नहीं करते पहली बार तो। अब मैंने एक मैच उनकी विक्टर एक्सेल्सन के साथ जोनाथन क्रिस्ची की मैच देखी थी, थर्ड सेट था उनका, थर्ड सेट गेम प्ले था। वो कहाँ पे लैग कर रहे थे? 89 या 7 से लैग कर रहे थे। किसी कोई भी बता देगा यहाँ पे कि यहाँ से जोनाथन क्रिस्ची हार चुके हैं, पर फिनिश है थर्ड सेट के अंदर, उन्होंने वहाँ से वो मैच जीती थी। आप समझ रहे हो? तो गिव अप एटीट्यूड वहाँ पे उनके पास
है ही नहीं। ये चीज़ जोनाथन क्रिस्टी को एक टॉप क्लास प्लेयर बना देती है, बट वो वहीं पे अटकते हैं कि बोलते हैं ना कि सामने कोई ऐसा प्लेयर आ गया जैसे गिंटिंग या फिर एक्सेल्सन आ गया जो बहुत ज़्यादा अटैकिंग या फिर कुछ अलग करने वाला है, कि जैसे जोनाथन क्रिस्टी का जो पावर है वो गेम प्ले में आप देखोगे, जैसे मैंने 3-4 चीज़ें उनकी बता दी कि फ्लेक्सिबिलिटी, फुटवर्क, सारे उनके पावर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे लैग करते हैं उसके अंदर, बट जब वो जैसे 10 पॉइंट्स के अंदर में से वो बता सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ, ये मेरे ओपिनियन है, 8 पे हैं जोनाथन क्रिस्टी, तो जब 10 on 10 वाले विक्टर एक्सेल्सन उनके सामने आते हैं ना, तो वहाँ पे वो थोड़े बहुत हड़बड़ा जाते हैं, स्ट्रेट 2 सेट्स में भी हार जाते हैं। वो चीज़ थोड़ी बहुत उनको चेंज करनी पड़ेगी। उसके चेंज का मतलब मेरा ये है कि उनको भी डिकोड करना पड़ेगा कि कहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन लैग करते हैं, कहाँ नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट 3 से 4 एनकाउंटर्स जो जोनाथन क्रिस्टी के देखे हैं, सारे के सारे मेजोरिटी के जो एनकाउंटर्स है उसके अंदर मैंने यही देखा है कि वो छोड़ देते हैं मैच को सेकंड या था सेकंड सेट जब फिनिश होने आ रहा होता है उसके आसपास, तो वो छोड़ ही देते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि विक्टर एक्सेल्सन पूरा का पूरा पावर कवर अप करके बैठे हुए हैं। यही चीज़ मेजोरिटी के जितने प्लेयर्स हैं ना विक्टर एक्सेल्सन के अलावा वाले, उनके अंदर मैं देखता हूँ कि वो लोग जैसे विक्टर एक्सेल्सन हार भी रहे हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो गेम खेलने आता है ना उस पर्सन के सामने, जैसे कि प्रणय एचएस ने 2 या 3 महीने पहले विक्टर एक्सेल्सन को हराया था थर्ड सेट में, तो उसके बाद उन्होंने पोस्ट डाली थी विक्टर एक्सेल्सन ने इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई बहुत ही बढ़िया खेले हैं पर्सन, प्रणय एचएस बहुत बढ़िया खेले, और मतलब वाह भी की उन्होंने। बट नेक्स्ट टाइम जब उनका एनकाउंटर हुआ प्रणय के एचएस के सामने, तो उन्होंने जो गलतियां हुई थी मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूं, तब विक्टर एक्सेल्सन थोड़ी बहुत हड़बड़ी करके गेम को थोड़ा बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनकी गलती हो रही थी, वहाँ पे उनको शांत करके वो गेम फिनिश करनी चाहिए थी। बट नेक्स्ट टाइम वो जब प्रणय एचएस के सामने खेलने आए, पूरा का पूरा गेम प्ले डिफरेंट था, माइंडसेट पे खेल रहे थे। सो वो प्रणय एचएस कितना भी ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई करने ही नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ गेम को फिनिश कर रहे थे, उनका फोकस नहीं कर रहा। यही चीज़ एक टॉप टीयर प्लेयर है ना, उनको बाकी के प्लेयर से डिफरेंट करती है कि आपका माइंडसेट कहाँ पे है। आप अगर आपकी गलतियाँ आज जो मैच हुई है, आप मैं तो रिकमेंड करूँगा जब भी आप खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड्स करो, रह जाओ, देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं। वो चीज़ें आप नहीं देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाने वाले हो, जब तक आपकी गलती है। सारी चीज़ें आप आपके कोचेज़ पे नहीं डाल सकते, कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी होती है। जैसे कोच सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देख सकते, उनको भी भाई अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, उनकी भाई चीज़ें देखनी होती है। तो आप कुछ चीज़ें खुद भी, जैसे एक रैली चल रही है तो रैली के बीच में तो कोच आपको आके बताने नहीं वाले ना कि अभी स्मैश मार, अभी ड्रॉप मार, वो तो आपको ही डिसीजन मेकिंग करनी है। 0.5 मतलब कोई सेकंड्स, इतने कम सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर आपको डिसीजन लेना होता है कि ड्रॉप मारना है, स्मैश मारना है, टॉस मारना है। तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेगी। लर्निंग का सबसे बेस्ट है कि भाई सोशल मीडिया यंग एज है, यहाँ पे आप देखो जितना हो सके, लोगों से पूछो, आपको वीडियोस जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको ले जाके आपके कोचेस या फिर हो सके तो आपका जो अपोनेंट है, अपोनेंट को जाके पूछो। मैं कोई शर्म मत रखो इस चीज़ में कि भाई पूछो जाके, इवन आप जीते हो या हारे हो, कुछ भी हो, जाके पूछो कि यार मैं कहाँ पर लैग कर रहा था। अगर सामने वाला पर्सन नहीं बता रहा है तो उसकी मर्ज़ी है जो भी है, बट आप पूछ तो सकते हो, वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपको हेल्प करे। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प बाद में करी थी, पहले मुझे समझ नहीं आया था, पहले ऐसे सोच रहा था कि भाई क्या यार पूछेंगे, यार ये सामने वाला ऐसा समझेगा कि यार ये देखो पूछने आ गया, मतलब वही बोलते हैं ना, ईगो वाली चीज़ें आ जाती है। बट पूछो जाके, या आपके कोचेस को पूछो, या फिर कोई मैच दे जो अच्छा खासा है, जिसको मैच गेम के बारे में पता चलता है, उनको जाके पूछो। ये जोनाथन क्रिस्टी के बारे में बेसिक चीज़ें सारी हो गई। एक और चीज़ जो जोनाथन क्रिस्टी को एक अच्छा खासा गेम प्लेयर बनाती है, वो मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर से वो पॉइंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। ये नेवर गिविंग अप एटीट्यूड को 2 टाइप में आप ले सकते हो। एक है कि जब आप इंजर्ड हो गए हो कोर्ट के अंदर, उसमें आप तो भी खेले जा रहे हो, ये एटीट्यूड बहुत ही ख़राब है। मैंने अभी पॉडकास्ट देखा था पीवी सिंधु का, उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर की शायद की मैच थी, उसके अंदर ऐसा था कि उनको पता था वर्ल्ड चैंपियनशिप थे या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से थे वो मुझे पता नहीं है। उन्होंने पीवी सिंधु ने ऐसा बोला कि उनको राउंड ऑफ 32 या फिर क्वार्टर्स के आसपास ही पता लग गया था कि उनकी नी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बट उन्होंने कंटिन्यू किया और सिल्वर या फिर गोल्ड लाई वो टूर्नामेंट के अंदर। वो इंजरी के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। उन्होंने पॉडकास्ट में ये चीज़ क्लियरली बता दी कि उनको इंजरी के बाद उन्होंने जो चीज़ को कंटिन्यू किया था ना, इंजरी के बाद भी वो खेलती रही, उसी की वजह से उनकी इंजरी वर्स्ट हो गई। जैसे उनको 6 महीने लग गए थे पूरी रिकवर करने में, बट उनको जब इंजरी हुई तभी उन्होंने उसको छोड़ दिया होता तो शायद 1 या 2 महीने के अंदर ही वो रिकवरी कर लेती। आप प्लेयर हो तो आपको एक चीज़ का आइडिया बिल्कुल होगा बहुत ज़्यादा कि इंजरीज़ बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, आपके गेम प्ले को बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करती है।
इस चीज़ पे आपको फोकस हमेशा करना चाहिए। तो यही चीज़ थी कि इंजरी ना हो, वो गिविंग अप एटीट्यूड बहुत ही ख़राब होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉडी मतलब इवन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ओलंपिक्स का फाइनल चल रहा है और तब आप गिव अप कर दो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। तब तो आपको खेलना ही होता है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये पहला वाला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड पॉइंट जिसके बारे में मैं नॉट गिविंग अप एटीट्यूड जो जॉनथन क्रिस्ची के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने मैच के बारे में जिक्र किया था कि 18-7 या 18-8 से पीछे चल रहे थे जॉनथन क्रिस्ची और विक्टर एक्सेल्सन टॉप टियर प्लेयर, और तब भी उनको पता था कि ये गेम मेरी है, तो थोड़ा कैजुअल छोड़ दिया विक्टर एक्सेल्सन। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा नहीं, वो रेली कर रहे थे, वो खेल रहे थे, थोड़ा कैजुअल छोड़ दिया और जॉनथन क्रिस्ची उस चांस को खींच लिया। मैं खुद एज अ प्लेयर मैं बताऊं कि मैं कोई मैच खेल रहा होता हूं और मैं जीत रहा होता हूं उसके अंदर, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से, तो मैं उस गेम को थोड़ी बहुत स्लो ले जाता हूँ। स्लो इन द सेंस में जल्दी उसे फिनिश करने की कोशिश नहीं करता था। जिस तरीके से मैंने पहले के 18 पॉइंट्स खेले हैं उस तरीके से मैं बाद में जब फिनिश करना होता है वो नहीं खेलता था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। यही चीज़ में जॉनथन क्रिस्ची ने भाई पूरा बोलता है ना कि एक छोटा चांस मिल गया, उन्होंने खींच लिया। बहुत ऐसे प्लेयर, मैं उससे सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा लास्ट 5-6 महीने से ही देखूंगा, सेन लक्ष्य पहले। मैं ऑफकोर्स इंडियन प्लेयर्स की ही बात करूंगा, सेन, क्योंकि मैं पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखता हूँ सेन लक्ष्य की। भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, वो चाहे तो भाई कुछ भी करके टॉप टियर, इवन वो विक्टर एक्सेल्सन है उनको भी अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं, बट वो अटकते ही वहाँ पे कि सब फर्स्ट या सेकंड सेट में उनको कहीं पे भी ऐसा लगे कि वो थोड़े बहुत लैग कर रहे हैं, वो गेम को कंटिन्यू वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उनके हिसाब से गेम नहीं चल रही है ना, वो गेम को थोड़ी बहुत लेजीनेस की तरह छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स मेरे ये ओपिनियंस मेरे हैं, बट मैंने जितनी मैचेस देखी है उसके अंदर यही सबसे बड़ी मुझे उनकी गलती दिखती है। यहीं पे जॉनथन क्रिस्ची सारे मैचेस आप जितने भी देखो, मैंने काफ़ी 50s या फिर 100s मैचेस, पता नहीं बहुत सारी मैचेस मैंने जॉनथन क्रिस्ची की देखी है। मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में मैंने देखा है वो जीत रहे हो या हार रहे हो। जैसे 20-10 से पीछे हैं वो थर्ड सेट में, उनको पता है एक पॉइंट के बाद वो हारने वाले हैं, स्टिल वो उस रेलिंग में अपना फुल एफर्ट देते हैं, 100% एफर्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई टॉस मार के फिनिश कर दिया, बाहर मार के एरर कर दी। ये चीज़ आपको हमेशा एज अ प्लेयर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। आप ठीक से खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, सारे के सारे पॉइंट्स बोलते हैं ना कि एक अलग ही चीज़ है, हारो जीतो ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है आपका गेम प्ले या फिर सामने वाले का गेम प्ले या फिर सामने वाला कितना बढ़िया खेल रहा है उस पर ही है। ऑफ कोर्स एक नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर के सामने खेल रहा है जैसे एक्सेल्सन के सामने, उसको पता है वो हारने ही वाला है इस चीज़ के अंदर, बट वो कितने एफर्ट्स डाल रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर उसको पता चल गया कि यहाँ पर मेरी वीकनेसेस हैं, उसको नेक्स्ट मैच के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं वो चीज़ है। मैंने जो जॉनथन क्रिस्ची को वो वीकनेसेस चेंज करते हुए देखा ज़रूर है, बट ये भी एक और चीज़ बैकड्रॉप उनको मैंने देखी है कि उनको पता है कि आज उनके टॉसेस नहीं लग रहे हैं, बट वो ट्राई करते हैं फिर भी वो टॉसेस को खेलने के। तो ये चीज़ है, मैंने देखी है मैचेस के अंदर, मैंने नोटिस की है, एज अ व्यूअर मैंने चीज़ नोटिस की है। बट यही जॉनथन क्रिस्ची के बारे में मेजोरिटी ऑफ चीज़ें थी। अगर आपको कोई भी मतलब किसी और प्लेयर्स की बोलते हैं ना कि गेम प्ले के बारे में डिकोड करना है या फिर जो भी आपको चीज़ें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जॉनथन क्रिस्ची के बारे में कौन सी चीज़ें आपको बेस्ट लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं और भी ये ऐसे वीडियोज़ लेता हूँ।